सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, नए सीरीज में। और ये जो सीरीज मैं लेकर के आया हूं जिसका नाम है समर्पण बैच। समर्पण बैच खास करके एसपीडी जीके को, एसपीडी जीके बहुत ही शानदार किताब है उनके लिए जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। मैं बिहार पुलिस का जो कंप्लीट तैयारी है इस पर आपको मैं पढ़ाऊंगा। कंप्लीट पूरा बिहार पुलिस का एक एक सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। आज इस वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिएगा कि इतना शानदार तरीका से मैंने एसपीडी जीके को एक्सप्लेन किया है। इस किताब के एक एक पेज को, प्रत्येक लाइन को मैं याद कराऊंगा, ये मेरा उद्देश्य है। एसपीडी जीके किताब के एक एक पेज का निचोड़ निकाल करके आप जब किताब को पढ़ते होंगे और जब आप इस बार इस सीरीज से पढ़िएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस किताब को बहुत बार पढ़ाया है। जब मेरे पास बच्चे पढ़ते थे और जो पढ़ रहे हैं, मैं इस किताब को बहुत अच्छे से रिकमेंड करता हूं। कारण क्या है इस किताब को पढ़ाने का? सबसे बड़ा कारण है कि इसमें क्या है कि पूरा निचोड़ दिया हुआ है। इसने क्या किया है कि एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन है, क्लास आपका 6 से लेकर के 10 तक का, ये सब कुछ कंप्लीट कर दिया गया इसमें। और रेलवे का जितना भी एग्जाम में अब तक आया हुआ है, और मैं इसको केवल रेलवे का नहीं लेता हूं, इसमें इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है वर्ल्ड ईयर के थ्रू, इतने शानदार तरीके का किताब है। ये किताब मेरे दिल के बेहद करीब है उनके लिए जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं। और मैं इस किताब को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करूंगा। कैसे कंप्लीट करूंगा, आइए शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। जो इसका पेज नंबर है, इस किताब को पढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं। इस किताब को मैं बांट बांट के पढ़ा रहा हूं। एक नए सीरीज की शुरुआत हो रही है, समर्पण बैच नाम रहेगा। और पहला जो लाइन आप देख पा रहे हो अपने पास, ये लाइन जो है आपका पहला क्वेश्चन, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। हो गया, आपको याद करना है जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका आंसर होगा संघ सूची के अंतर्गत आता है। मैं बताते चलूं आपको कि जो सूची होता है दोस्तों, सूची 3 प्रकार के होते हैं। सूची 3 प्रकार के होते हैं। पहला संघ, दूसरा राज्य, और तीसरा समवर्ती। समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। अगर मैं बात करूं विषय का, तो 100 विषय संघ में है, वही बात करें 61 विषय राज्य में और 52 विषय समवर्ती में है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो टोटल जो अनुसूची होता है अपने संविधान में 12 में एक अनुसूची है, 7वां अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची है। आगे चल करके जब हम लोग एक विषय वाइज पढ़ेंगे, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटी को, तो ये पार्ट पॉलिटी का है। आइए आगे बढ़ते। जनगणना भारत की संघ सूची का विषय है। जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जनगणना करने का अधिकार किसको है, तो केवल केंद्र सरकार को है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होता है। पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में किया गया था। हालांकि शुरुआत तो 1872 में किया गया था, लेकिन व्यवस्थित 1881 में, और जो नवीनतम है आपका 2011 का जनगणना ही चल रहा है। तो सवाल बनता है दोस्तों कि भारत में जनगणना किस सूची का विषय है, तो आपका आंसर होगा संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है, अब आप पूरे क्लास में धैर्य बना करके रखिएगा, मैं पूरा किताब आपको याद करा दूंगा। बहुत ही, जो लोग आज तक जिनका जीके में एक समस्या होता था, उस समस्या का निवारण अब होने जा रहा है। कह रहा है कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। संविधान भारत को स्टेट्स का यूनियन कहता है। इसका अर्थ है राज्य अलग होकर स्वतंत्र देश नहीं बना सकते। भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। और क्वेश्चन है, भारत को संविधान किस रूप में वर्णित करता है, तो संघीय गणराज्य के रूप में वर्णित करता है। थोड़ा और इसके बारे में एक्सप्लेन किया जाए, आपको पता है कि टोटल जो स्टेट है अपने पास 28 है, और बात करूं कि यूटी कितना है टोटल, तो 8 है, मिला करके
36। इसमें से किसी को अलग करके एक देश नहीं बनाया जा सकता। ये जो बात कह रहा है भारत अनुसूची 1 और आर्टिकल 1 में कहा या और भाग 1 में भी मिला हुआ है। आपको मैं यहाँ पूरा डिटेल्स में समझा दूं, एक लाइन याद रखिएगा कि ये जो बातें आपको मिला हुआ लिखा हुआ कहाँ है, भाग 1 में, अनुसूची 1 में, अनुच्छेद 1 में, ये तीनों एक ही याद रखिएगा। अगला लाइन है, मछलियों के यकृत में, मछलियों के यकृत यानी कि लीवर में जो तेल पाया जाता है उसमें कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी, साथ में ओमेगा भी पाया जाता है। हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है। तो सवाल बनता है मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन अधिक होता है, आंसर होगा विटामिन डी। इस तरीके से एक एक लाइन को हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह लिखा गया है। क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। एक तरफ आपका जो है ये ग्रह मंगल हो जाएगा और एक तरफ ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और इसी के बीच में जो छोटा छोटा दिखाई देगा उसी को क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्लियर? तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्या होता है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इनमें हजारों छोटे छोटे ग्रह यानी कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी कहां पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। एक प्रत्येक लाइन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में तोड़ करके पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में भी और याद करने में भी। केवल आपको क्लास देखना है और चीजें सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम पर। झेलम कहां पड़ेगा, जम्मू और कश्मीर में पड़ेगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित। तुलबुल परियोजना किस नदी के पर बसा हुआ था, बताइए, झेलम पर। आंसर करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्योंकि ये जो किताब है ना, अलग अलग हर क्वेश्चन अलग विषय से आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो है आपका बेस बना देगा। जो जीके का बेस बनता है ना, धीरे धीरे करके आप ज्यादा नहीं, मात्र अगर ये पहला क्लास से शुरुआत करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका 1 महीना में जो कॉन्सेप्ट बनेगा जीके का, बहुत ही जबरदस्त जीके का कॉन्सेप्ट बनेगा और आपको जीके पढ़ने में समझने में मजा आने लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सीरीज को लाने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था और अब सीरीज आ चुका है। बाबर नामा के लेखक कौन, तो बाबर है। बाबरनामा मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। आपको पता है कि बाबर ने एक लड़ाई लड़ा जिसका नाम था पानीपत। पानीपत का लड़ाई कब पहला बार लड़ा गया, 1526 में। एक तरफ थे बाबर, घर से चल रहा था इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें विजय कौन हुआ, बाबर। इसने एक वंश बनाया जिसका नाम रखा गया मुगल वंश। मुगल सम्राट कौन, बाबर। भाषा क्या था, तुर्की भाषा में किताब को लिखा गया, चगताई तुर्की था। तो क्वेश्चन बनता है बाबरनामा किसने लिखा, बाबर ने लिखा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो लाइन है आपका, अब मैं पढ़ाने पे ध्यान दूंगा, अब पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। बहुत इत्मीनान से पूरे इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट कीजिएगा। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल। अब आपसे सवाल पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपका आंसर होगा 8 मार्च। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी, हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है क्या, अंतरराष्ट्रीय महिलाओं के अधिकार, समानता और सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको मनाया जाता है। अगला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, समय का नहीं, दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है। तो सवाल पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक है, तो आप बताइए क्या होगा आंसर, दूरी का। इस तरीके से जब एक एक लाइन को हम लोग एमसीक्यू में कन्वर्ट करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। यानी कि एक बार वीडियो देखना है और चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएगा। तो बिल्कुल अब आपका जीके का टेंशन खत्म होने जा रहा है।
एक एक चीज बहुत ही बारीकी से हम लोग सीखेंगे। अब पूरा का पूरा जो हम लोग का वार्तालाप होगा केवल और केवल अपने क्वेश्चन और आंसर, यानी कि पूरा का पूरा जो सेशन अब होने जा रहा है केवल क्वेश्चन आंसर पे बात चलेगा, इंफॉर्मेशन पे बात चलेगा। फालतू की बातें बिल्कुल हम लोग नहीं करेंगे। जहां पे बातें आएंगी मैं खुद बताऊंगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में 98.6, वहीं बात करें केल्विन में तो 310 केल्विन। क्वेश्चन क्या बनेगा दोस्तों? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो आप कहेंगे 37 डिग्री होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन? बहादुर शाह, जफर या द्वितीय आएगा करके। तो क्वेश्चन बनेगा अंतिम मुगल सम्राट कौन? अकबर, औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय। तब कैंसिल होगा बहादुर शाह द्वितीय। मैं आपको यहां मुगलों के जो वंश में कुछ का नाम बता दूं, मुगल वंश के कुछ राजाओं का नाम। तो कुछ में आप याद रखिएगा, पहला याद रखिएगा बाबर का, दूसरा याद रखिएगा इसी का उत्तराधिकारी जो हुआ हुमायूं, हुमायूं के बाद जो याद रखिएगा अकबर, अकबर के बाद याद रखिएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद रखिएगा शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब। ये लोग क्या है कि पावरफुल है, मुगल वंश के सबसे पावरफुल जो शासक है ये लोग हैं। तो इनको जरा आप क्रम से याद रखिएगा, इनके क्रम को। हालांकि जब मुगल हम पढ़ाएंगे तो मुगल के बारे में पूरा डिटेल्स में हम आपको समझाएंगे। अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ये वर्ष 1942 की बात है। नारा उसमें एक और नारा दिया गया, डू और डाई का, डू और डाई का। स्थान मुंबई, ग्वालियर टैंक मैदान में ये भाषण चल रहा था। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। अगला पॉइंट्स जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राशियों की कुल संख्या क्या है? 12। टोटल राशियों की कुल संख्या 12 है। ज्योतिष में कुल 12 राशियां हैं। तो क्वेश्चन बनेगा राशियों की संख्या कितनी है? आप बताएंगे 12। इस तरीके से पूरा एसपीडी एक एक लाइन करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। एक ही चीज को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कारण एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन। तो प्रश्न बनता है कि एंजाइम किससे बने होते हैं? तो आपका आंसर आएगा प्रोटीन। एंजाइम शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को तेज करते हैं, यह प्रोटीन से बने होते हैं। अगला, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन? तो शुक्र। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकट है, इसलिए इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा कौन? पृथ्वी का बहन कौन? तो यही कहलाएगा। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन बनेगा? तो आप आंसर देंगे डी। अब मैं बात करूं कि ग्रहों की, आप थोड़ा सा विस्तार से आप समझ ले यहां पर कि ग्रह जो होते हैं उनके बारे में आप समझिए। ये आपका सन हो गया, ये सन हो गया। सन के जस्ट बाद आइएगा तो ये मिलेगा बुध, इसके बाद आइएगा तो मिलेगा शुक्र, इसके बाद आप जाइएगा तो इसका नाम होगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आएगा तो मंगल, मंगल के बाद आइएगा यहां पर तो ये मिलेगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आपका वरुण और लास्ट में आएगा अरुण। ठीक है, ये लास्ट में ये अरुण होगा और ये वरुण होगा। इस तरीके से पूरे ग्रह का आप क्रम याद रखिएगा।
चूंकि किसी चैप्टर को खास नहीं पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं यहीं पे बात करने लगूँ केवल और केवल सौर मंडल का, तो चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो भी बड़ा हो जाएगा। तो जो बातें आपको समझानी है, अलग अलग चैप्टर का जो एक एक पॉइंट्स इसमें दिया गया है, उस पॉइंट्स को समझाने के लिए हम लोग उस पर फोकस करेंगे कि बिंदुसार किस वंश का था, तो मौर्य वंश का। ये बिंदुसार याद रखिएगा कि इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, इसी का बेटा बना बिंदुसार, अब बिंदुसार का बेटा बना अशोक। ये तीनों मिलेंगे किसमें, मौर्य वंश में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, अशोक का पिता कौन, बिंदुसार। बिंदुसार किस वंश का शासक था, तो अब बताएंगे इसमें बी। जो लोग अभी अभी जीके को बिल्कुल मजबूत करना चाहते हैं, वो लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही चीजें आप सीख करके जाइएगा। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर कहाँ, तो भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है बताइए, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ है, उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, कलिंग शैली में बनाई गई है। सवाल क्या बनेगा, लिंगराज मंदिर कहाँ है, अब पुरी, कोणार्क, भुवनेश्वर, कटक। आपका आंसर होगा भुवनेश्वर। अगला क्वेश्चन क्या है कि मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं, पटाका। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं, पटाका। क्वेश्चन क्या बनेगा, मकाओ की मुद्रा क्या है, पटाका। मकाओ की मुद्रा क्या है, पटाका। इस तरीके से एक ही चीज को 3 बार 4 बार पढ़ने से क्या होगा, चीजें बिल्कुल आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होगा और चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुइयर के द्वारा किया गया। तो सवाल बनेगा, सिनेमा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो बताइए। यहाँ पर क्या आएगा, लुइयर ब्रदर्स के किए। तो लुइयर ब्रदर्स, निकोलस और जीन लुइयर, पहली बार सार्वजनिक फिल्म का प्रदर्शन 1895 में किया गया। अगला जो आपका लाइन बनेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन, चंद्रमा। पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, 3,84,000 किलोमीटर पे है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वीडियो में और भी जानकारी चाहिए, नहीं। आप याद रखिएगा कि अगर आपको जीके का बेस बनाना है, जीके का बेस बनाना है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात बताते चलूं, थोड़ा सा मैं समझा दूं कि जो लोग गलती करते हैं, कहाँ गलती करते हैं, उस गलती को पहचानिएगा। जीके आपको अगर बेस्ट करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, तो पहले आप एक लाइन सीखिए, बस एक से एक को कनेक्शन करना सीखिए। जैसे मैंने यहां बताया, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन, चंद्रमा, ये आपको याद करना था। एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, इसका दूरी कितना, 3,84,400 किलोमीटर है। यहां तक फोकस कीजिए। अब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करने लगेंगे तो ये विषय में एंट्री कर जाएंगे, और विषय पे एंट्री करके चंद्रमा के बारे में तो बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं आपको। फिर क्या होगा कि आपका जो बेस मैं बनाना चाहता हूं वो बेस नहीं बन पाएगा। इसलिए आप वीडियो को उस तरीके से देखिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ये तो पहला क्लास है और ऐसे क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगे। तो आपका जीके का लेवल किस लेवल तक जाएगा, आप मुझसे 1 महीना के बाद बात कीजिएगा, और 1 महीना के बाद पूरा क्लास देखिएगा, उसके बाद बताइएगा। करें कि हर्ष एक वर्धन वंश है। वर्धन वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम पड़ा हर्षवर्धन। उसके दरबार में एक कवि रहता था जिसको राज कवि कहा था, उसका कवि का नाम क्या था, वानभट्ट। आपकी किताब में इतना ही है कि हर्ष का राज कवि कौन, वानभट्ट। क्वेश्चन, हर्ष का राज कवि कौन, वानभट्ट। एक्स्ट्रा जानकारी क्या है कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख कवि वानभट्ट थे। प्रमुख कृति हर्ष चरित्र और कादम्बरी, ये याद करना होगा। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन, वानभट्ट। वानभट्ट संस्कृत गद्य के महान लेखक हैं। और एक चीन के यात्री आए थे जिनका नाम था वेन सॉन्ग। क्या याद करिए, वेन सॉन्ग कहां से आया था, ये चीज में लगा दीजिएगा। वेन सॉन्ग किसके दरबार में आया था, हर्षवर्धन। ठीक है, आइए अगला पॉइंट्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि हाइड्रोजन बम बनाया गया। हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किया, एडवर्ड टेलर ने। क्वेश्चन बनता है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया, एडवर्ड टेलर ने। ये इंफॉर्मेशन से आपको ये जानकारी
और ये आपका क्वेश्चन बन गया। हाइड्रोजन बम के जनक कौन? एडवर्ड टेलर। एक बात को 3 बार, यह परमाणु बम से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है, याद रखिएगा। आगे है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। क्वेश्चन बनेगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो आप आंसर देंगे 7 अप्रैल को। हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO की स्थापना की याद में। करेंगे, दक्षिण अमेरिका में चरगाह को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। क्या कहते हैं? पम्पास। क्या कहते हैं? पम्पास। पम्पास किस महाद्वीप के चरगाह को कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पम्पास कहते हैं। मुख्यतः अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पाया जाता है पम्पास। क्या पाया जाता है? पम्पास। पम्पास कहाँ का? तो ये पड़ेगा साउथ अमेरिका। क्लियर? एक एक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से दिमाग में फिट होने दीजिए। एक एक इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जाएगा और आपका जीके धीरे धीरे चल के स्ट्रांग होगा। अचानक से नहीं होगा, एक वीडियो में कोई नहीं करा सकता। कर भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? यूनानियों ने चलाया था। भारत में पहली बार स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? मौर्य, गुप्त, यूनानी। और किस विशेषकर इंडो ग्रीक राजा मेनांडर के समय। कह रहा है कि भारतीय देखिए, मुझे क्या करना है कि याद कराना है, ये नहीं कि आया तेजी में पढ़ाया हबड़ा करके, वैसे नहीं चलेगा। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपको पता है इसका स्थापना 1885 में हुआ है। मैं चाहूं तो यहाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, लेकिन नहीं देना है, क्योंकि ये जीके का बिल्कुल फ्रॉम जीरो लेवल से आपको मैं शुरू कर रहा हूँ। जीरो लेवल से आपकी शुरुआत हो रही है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, दिसंबर महीने में हुआ, याद रखिएगा। 28 से लेकर के 31 के बीच का आयोजन होता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन बने? तो प्रथम तो तीसरे थे, क्रम से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा, और तीसरे में जो व्यक्ति है वो मुस्लिम हो गए। मुस्लिम का नाम क्या पड़ा? ये मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अधिवेशन कहाँ हो रहा था? मद्रास में। सवाल क्या बनेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी। आपका इंफॉर्मेशन इतना ही याद करना था कंप्लीट, क्योंकि आगे बहुत सारा जानकारी है। कितना है, एक ही क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य अपहरण नीति को कौन लॉन्च किया? लॉर्ड डलहौजी। अगर बात करें भारत में रेलवे जो चला था, भारत में रेलवे जो चला था 1853 में, तो इसी के काल में चला था, लॉर्ड डलहौजी। राज्य अपहरण नीति था कि डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड डलहौजी दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया। यानी अगर आप गोद ले रहे हो पुत्र को, वो पुत्र राजा नहीं बनेगा। इसी आधार पर इसने झांसी, सतारा, नागपुर को इस राज्य में मिला लिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि लैप्स की नीति किसने लागू की? तो डलहौजी ने लागू की। अगला लाइन है, एक एक लाइन को बढ़िया समझिएगा कि आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? दादा भाई नौरोजी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक बने दादा भाई नौरोजी। पुस्तक था इनका, इस पुस्तक को याद कर लीजिएगा, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन क्या बनेगा? आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक ये सिद्धांत किसने दिया? तो नौरोजी ने दिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे किताब को बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी? 12। आपको पता है कि हमारे पास जो सदन है, हमारे पास जो सदन है वो दो है। एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। हमारे पास सदन कितने हैं? दो है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? अस्थाई कहते हैं। इसको अस्थाई कहते हैं। कई बार ऐसे भी अस्थाई मिलेगा इसको, तो अस्थाई और अस्थाई। इसमें जो जाते हैं उनका जाने का जो एज होता है 30 साल होता है। एज 30 और इसमें 25। मिनिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम का कोई हमारे संविधान में चर्चा नहीं किया गया है। जो व्यक्ति राज्यसभा में जाएंगे वो 6 साल के लिए काम करेंगे और जो लोकसभा जाएगा वो 5 साल के जाएगा। इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग किया जा सकता है। ये बात किस लिए हो गया? राज्यसभा वर्सेज लोकसभा। तो ये हम लोग पॉलिटी में अच्छे से चर्चा करेंगे। यहाँ पे इतना इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी था। क्वेश्चन क्या बनता है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो आपका आंसर होगा 12। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। किसको? कला के क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं उनको करेगा। अगला जो है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन जो है लाइन है कि सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य, सुंडा जल डमरू मध्य कहाँ? जावा और सुमात्रा के बीच पड़ता है। क्वेश्चन बनेगा सुंडा जल डमरू मध्य किन द्वीप के बीच पड़ता है? तो बताइए। जावा और सुमात्रा के बीच पड़ता है। ये कहां पड़ेगा? इंडोनेशिया में। करेक्ट। राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो ये आपको करता है CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यह सांख्यिकी संगठन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रीय आय का आकलन, नेशनल इनकम का आकलन कौन करता है? RBI नहीं, नीति आयोग बिल्कुल नहीं, NSO नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं। क्या करेगा? तो इसको करना है CSO, CSO करता है। कौन करता है? CSO करता है। अगला जो लाइन है क्या कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता, गांधी जी अलग भारत से, इरविन अंग्रेजों के वायसराय, गांधी और इनके बीच में समझौता हुआ कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या करना था? अस्थायी रूप से अंत कर देना था। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति बन गई और सवाल बनता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आप बताएंगे 30, 31, 32, 35। आंसर होगा 31। कई बार ये सारे सवाल आपको पेपर में आएंगे, सभी सवाल पूछा हुआ है। और जीके का खास बात क्या है? रिपीट करता है। जीके क्या करता है? रिपीट करता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां? वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां पड़ेगा? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC कहां पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका का राजधानी है। सवाल क्या बनेगा? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो आप क्या देंगे आंसर? वाशिंगटन DC। विश्व बैंक का समूह का मुख्यालय वाशिंगटन DC, स्थापना 1944 में। एक एक्स्ट्रा जानकारी आप जोड़ के जाइएगा, 1944 में। अगला योजना आयोग, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? PM होते हैं। और योजना आयोग जो आया था हमारे पास 15 मार्च को लॉन्च किया। कब किया दोस्तों? 15 मार्च 1950 को। और उसका एंड हो जाता है, यहां पर एंड में हम आपको ऐसे कर देते हैं कि 1 जनवरी 2015 को एंड, और 2015 में ही 1 जनवरी को नीति आयोग के रूप में इसको चेंज कर दिया जाता है। तो सवाल क्या बनेगा? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री होंगे। अब तक 12 बार योजना आयोग ने अपना पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान, FY प्लान जारी किया।
नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के जनक कौन? एडम स्मिथ। क्वेश्चन क्या बनेगा? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे केन्स, मार्शल, एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक जो है, ये पुस्तक आप याद कीजिए, वेल्थ ऑफ नेशन, 1776 में प्रकाशित हुआ और आधुनिक अर्थशास्त्र के इनको जनक के तौर पे माना जाता है। नेक्स्ट, करेंगे शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा कौन से विषय में आता है? समवर्ती सूची में। सूची पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। शिक्षा पहले राज्य सूची में था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे समवर्ती में डाला गया। अब शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। सवाल क्या बनेगा? शिक्षा किस सूची का विषय है? राज्य, संघ, समवर्ती। आपको पता है कि आर्टिकल 1 है, आपके पास एक अनुच्छेद है, आर्टिकल को अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद है 21 का क, यह शिक्षा से संबंधित है कि जो बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं उनको अनिवार्य रूप से मिलेगा शिक्षा, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21 का एक एक्स्ट्रा जानकारी और जोड़ लीजिए अपने खाते में। ऐसे जोड़ जोड़ करके धीरे धीरे हम लोग अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये फाउंडेशन बैच की तरह काम करेगा और बहुत ही सटीक जानकारी के साथ हम लोग काम करेंगे। करेक्ट, इंडिया हाउस कहाँ? लंदन में। सवाल पूछेगा इंडिया हाउस कहाँ है, तो आप आंसर कर दोगे लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय छात्र और क्रांतिकारियों का केंद्र था। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। वीर सावरकर भी इससे जुड़े हुए थे। तो ये एक लाइन और याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस, इसका सूत्र याद कर लीजिए, N2O। क्या है? N2O। और इसका नाम रासायनिक नाइट्रस ऑक्साइड। नाम याद करके जाइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र N2O। लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CO2, N2O, NO2, SO2, N2O। लफिंग गैस कहते हैं। इसका उपयोग एनेस्थीसिया यानी बेहोशी में होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार करना। सवाल बनेगा पहला बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969। नेक्स्ट, करेक्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। यह चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आधारित है। तो सवाल बनेगा कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा? कालिदास, भवभूति, विशाख दत्त। आपको करना क्या है कि बस इतने इंफॉर्मेशन को, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये सुनने और समझने की प्रक्रिया के माध्यम से आपको ये किताब याद हो जाएगा। नेक्स्ट, रूसी क्रांति 1917 में हुई। रूसी क्रांति कब हुई? 1917 में। 1917 की रूसी क्रांति में जार शासन का अंत हुआ। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सत्ता में आए। तो लेनिन के नेतृत्व में कौन है? बोल्शेविक। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट, लोकसभा में धन विधेयक को कौन अध्यक्ष प्रमाणित करता है? लोकसभा में धन विधेयक जो है, मनी बिल जो है, कौन पारित करेगा, प्रमाणित करेगा? तो उसका अध्यक्ष। धन विधेयक यानी मनी बिल को प्रमाणित करने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकता। 14 दिन तक रख सकता है इसको। कितना दिन तक रख सकता है? 14 दिन तक। सवाल, धन विधेयक को केंद्र कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के
अध्यक्ष। नेक्स्ट, मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। आपसे सवाल पूछेगा मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट, थोरियम और दुर्लभ मुद्रा तत्व पाए जाते हैं। भारत के केरल तट पर मोनाजाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। पूछेगा मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो बोलिए थोरियम। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इस तरीके से एक एक लाइन को समझते चलेंगे। अगला जो है कि इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वालपोल। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वालपोल। रॉबर्ट वालपोल को इंग्लैंड का पहला वास्तविक प्रधानमंत्री माना जाता है। कार्यकाल उसका रहा 1721 से 1780। सवाल बनेगा इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री कौन? रॉबर्ट वालपोल। जो जानकारी दिया है उस जानकारी को हम लोग यहाँ समेट करके और अच्छे से याद करेंगे। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? 1942 में। किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया। रास बिहारी बोस ने किया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व संभाला। सवाल बनेगा आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया? 1942 में किया गया। लोधी वंश। लोधी वंश, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। आपको मैंने शुरुआत में बताया एक युद्ध हुआ पानीपत, जिसके बाद इब्राहिम लोधी का मृत्यु हो जाता है। इब्राहिम लोधी की मृत्यु पानीपत यानी 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में हुई। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। पूछे लोधी वंश का अंतिम शासक कौन? बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। इब्राहिम लोधी। लोधी वंश कहां से आता है? तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आपको 5 डायनेस्टी मिलेगा। कितना मिलेगा बोलिए? 5। पांचों कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक आप ले लीजिएगा। ट्रिक क्या रहेगा कि गुल खिले, गुल खिले तुम शायद लोगे, तुम शायद लोगे। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, यहां से सैयद वंश और यहां से लोधी वंश। 1, 2, 3, 4 और 5। 5 टोटल 5 वंश हुए दिल्ली सल्तनत में। इन पांचों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? लोधी वंश। ये तो कर चुके हैं ना, आगे चलते हैं। कह रहा है कि गरसोप्पा प्रपात किस नदी पर है? श्रावस्ती में। गरसोप्पा कहां पड़ेगा? श्रावस्ती। ये जोग कहते हैं इसको। जोग फॉल्स भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह कर्नाटक में स्थित है। कुछ जोग प्रपात किस नदी पर है? तो श्रावस्ती। कहां पड़ेगा ये? तो कर्नाटक में पड़ेगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहां पड़ेगा? गोवा में। NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी कहां? गोवा में। समुद्री अनुसंधान का प्रमुख केंद्र गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां? बताइए। मुंबई, चेन्नई, गोवा। अब क्या होगा कि चीजें इतने में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कृषि परिणति फार्म कहां? अंबाला में। अंबाला एशिया का सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान फार्म है। कृषि तकनीकी और बीज अनुसंधान केंद्र प्रमुख केंद्र है। भारत का सबसे बड़ा कृषि परिणति फार्म कहां पड़ेगा? तो आप आंसर देंगे अंबाला। अंबाला कहां पड़ेगा बोलिए? हरियाणा में। कहां पड़ता है? हरियाणा में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन? उपराष्ट्रपति। ऑटोमेटिक हो जाता है। पदेन का मतलब होता है ऑटोमेटिक। कोई व्यक्ति एक पद धारण किया, दूसरा पद उसको अपने आप मिल जाता है, उसको पदेन कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
वे सदन की कार्यवाही संचालित करते हैं। सवाल बनेगा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन? तो आपका आंसर आएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। आर्मी डे, बोलिए आर्मी डे कब? 15 जनवरी को। अच्छा, आपसे पूछते एयरफोर्स डे। एयरफोर्स डे कब? 8 अक्टूबर को। अगर पूछ दे कि नेवी डे कब मनाते हैं तो 4 दिसंबर को याद कीजिएगा, 4 दिसंबर को नेवी डे, 4 दिसंबर। सवाल क्या है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15, उसी दिन को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 15 को। 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा सेना प्रमुख बने थे। सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा 15 जनवरी। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है, तो हमारे पास एक सीरा है, एक धमनी है, ठीक। तो सीरा जो है, रक्तचाप जो होता है बीपी, किसमें उच्च होगा? धमनी में। हमारा सामान्य कितना होता है? बीपी होता है 120/80। धमनियों में रक्तचाप अधिक और सीराओं में कम होता है। रक्तचाप कहाँ अधिक होता है बताइए, सीरा में कि धमनी में? तो धमनी में। चक्रवात निम्न दाब के कारण आता है। आपसे पूछे कि चक्रवात आने के कारण क्या होता है? निम्न दाब। कहीं अगर प्रेशर कम हो जाए, किसी एरिया में प्रेशर क्या हो? लो हो जाए, तो वहां पर क्या आएगा? चक्रवात। चक्रवात निम्न दाब क्षेत्र में हवा के तेज घूमने से बनता है, समुद्र के ऊपर अधिक बनते हैं। चक्रवात किस कारण बनता है? तो आप बताएंगे निम्न दाब के कारण बनता है। भारत में प्रथम रेल, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से थाने। डलहौजी रेल डाक तार व्यवस्था को बढ़ावा दिया। भारत में पहली बार रेल कब चली? तो 1853 में। भारत में पहली बार रेल कब चली? 1853 में। क्लियर? अब आता है बात कि पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है, पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में। कब लड़ा? 5 नवंबर 1556 को अकबर की ओर से वास्तविक नेतृत्व बैरम खां कर रहा था। हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इस युद्ध में भारत में मुगल सत्ता को अस्थायी रूप से मतलब कि बना दिया। एक तो पहले 1526 में याद रखिएगा, पहला वाला 1526, दूसरा वाला 1556 और तीसरा वाला 1761। 3 पानीपत का युद्ध हुआ। ये पानीपत है कहाँ? तो याद रखिए पानीपत है हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 56 में। पहला लड़ाई फर्स्ट, थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा। मानसरोवर झील कहां से? तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील ऐसे देखिएगा भारत का मैप में, तो यहां पड़ेगा तिब्बत, और यही जो है मानसरोवर झील, यहां से 3 नदी निकलेगा, याद रखिएगा। मानसरोवर झील ये पड़ेगा, एक इधर निकलेगा, कौन? सिंधु नदी। क्या नाम इसका है? सिंधु नदी। एक और नदी निकलेगा जिसका नाम होगा सतलज। एक नदी निकलेगा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। 3 नदियां निकलेगा। कहां पड़ेगा? ये तिब्बत में पड़ेगा। कहां पड़ेगा? तिब्बत में। सवाल बनेगा मानसरोवर झील कहां स्थित है? तिब्बत में। मानसरोवर झील चीन में स्थित तिब्बत कैलाश पर्वत के पास स्थित पवित्र झील है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्थल मैंने बता दिया 3। आगे नेक्स्ट कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। विजयनगर किस नदी के तट के किनारे बसा? तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी
तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी थी। स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया। इस वंश में आप जाइएगा तो 4 वंश मिलेंगे। जैसे दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो भारत के आपको देखिएगा तो 2 हिस्सा, भारत के 2 हिस्सों में एक तरफ आप नॉर्थ देखिएगा तो एक तरफ साउथ देखिएगा। तो साउथ में आपको मिलेगा विजयनगर साम्राज्य। क्या मिलेगा? विजयनगर साम्राज्य। इधर देखिएगा तो दिल्ली सल्तनत मिलेगा। इसमें 4 वंश हुए, 1 2 3 और 4 वंश हुए। अब दिल्ली में 5 हुआ, संगम, सुलुक, तुलुक, आराविडु। संगम, सुलुक, तुलुक, आराविडु। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 1 लाइनर एसपीडी हम लोग पढ़ रहे हैं और एक एक चीज को आपको दिमाग में फिट करने का मैं काम कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट जो आंकड़ा क्या है, उस आंकड़े को हम लोग दिमाग में फिट करें। कह रहा है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। दोस्तों बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ? गुलबर्गा। बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्गा बनी। गुलबर्गा है कहाँ? कर्नाटक में। बाद में राजधानी बीदर बनी, बिदर। बहमनी राजाओं की पहली राजधानी कहाँ बनी बताइए? तो आप बताएंगे गुलबर्गा। हाँ, ये बहमनी आए कहाँ से? तो जब विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो विजयनगर साम्राज्य के बाद अगला जो टॉपिक है वो है आपका बहमनी साम्राज्य। क्योंकि यहाँ एक लाइन के माध्यम से एक एक लाइन को हमें पढ़ाना है, याद कराना है, इसलिए समय कम के चलते हम लोग डिटेल्स में इसको नहीं कर रहे हैं। कर त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। जो त्वरित होता है, त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा, जब भी आप देखिएगा मंदिर बनता है तो मंदिर के ऊपर एक ये रॉड लगाया था, पतला सा रॉड लगाया था, ताकि जो त्वरित आएगा उससे विद्युत का विसर्जन ना होकर के विद्युत का अर्थिंग नीचे चला जाए। त्वरित किसके द्वारा? विद्युत विसर्जन के द्वारा। यह प्राकृतिक विद्युत का रूप है। तरका गिरता ना, तरका, उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, रेबीज। रेबीज एक रोग है। रेबीज रोग है किसका? वायरस के कारण होता है। वायरस, रेबीज वायरस से होने वाला रोग है। संक्रमित है, कुत्ते और जानवर के काटने से फैलता है। पूछेगा रेबीज किसके कारण होता है? आप आंसर देखिए, वायरस के कारण होता है। रेबीज वाला तो कर लेना हम लोग, रेबीज वाला हो चुका है। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना? 120/80। सामान्यतः बीपी 120/80। धमनियों में रक्तचाप अधिक होता है। वही बात करें सीरा में क्या होता है? तो निम्न होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। इसी पॉइंट को आप याद कर जाइए ना, एक एक पॉइंट को याद कीजिए, आपको मजा आएगा आगे चल करके। घबराइए नहीं, बिल्कुल भी आराम से पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल भी आराम से। पढ़ाई के समय घबराने का। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए तो क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्य रूप से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 एक्स्ट्रा और याद कीजिए, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज। यह ऊर्जा का त्वरित स्रोत है। शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? बोलेंगे आंसर, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, अगला कह रहे कि अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया। तो अनुच्छेद 1 कहे, भाग 1 कहे, अनुसूची जो कहे 1, तीनों एक ही बात आएगा। संविधान का अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राज्य अलग होकर स्वतंत्र देश नहीं बना सकते। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 1 में कहा गया। जब बात यहाँ अनुच्छेद की हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि जो भाग 1 है, भाग 1 में कुल 1 से लेकर के 4 अनुच्छेद पढ़ने हैं। टोटल कितना? 4 अनुच्छेद पढ़ना है। पहला अनुच्छेद तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये वाला बात। दूसरा अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य है भारत के अंदर उनको तोड़ा जा सकता है। दो कैसे बनेंगे? अगर एक स्टेट है तो तोड़ दीजिए, और कहीं 2 है तो जोड़ दीजिए। यानी कि भारत के अंदर में जो स्टेट है उनको तोड़ना और जोड़ना
उनका नामकरण करना, उनका क्षेत्रफल बढ़ाना, उनके नाम में परिवर्तन करना, जो भी क्रिया करना है अनुच्छेद 2 के तहत हम लोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 वही कहता है कि आपको अगर भारत के राज्य, जो भारत का राज्य है, ये पूरा भारत का क्षेत्रफल है, ये भारत का एक तरीके से समझिए कि पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर इससे हम लोग बाहर के तरफ, बाहर वाले देश के जमीन को अगर हम कब्जा करके मिलाना चाहते हैं अपने में, तो आर्टिकल 3 के थ्रू किया जाएगा। तो आर्टिकल 1, 2 और 3, ये तीनों आप याद कर लीजिएगा। 4 भी पढ़ाएंगे, 5 भी पढ़ाएंगे, कंप्लीट आपको हम पढ़ाएंगे। ये तो पहला वीडियो है जीके का, और ऐसे करके एक एक दिन रोज 8 बजे रात को अपना शो आएगा, आप देखिएगा। कह रहा है कि विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जैम्बजी नदी। विक्टोरिया प्रपात कहाँ है? जैम्बजी नदी। विक्टोरिया फॉल्स अफ्रीका में कहा है? जैम्बजी नदी। कहाँ? अफ्रीका में जैम्बजी नदी पर है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, इनमें से एक है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? बोलिए, जैम्बजी। जितना आंकड़ा आपको लाए ना समेट करके, उतना आंकड़ा पे याद करते चलिएगा, ठीक है। कहता रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश का। ये लोग कहां से थे? गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश में जितने शासक हुए ना, उन शासकों में महिला कौन? राजिया सुल्तान, पहली राजिया सुल्तान। क्योंकि इनका बेटा बना था, ऐसा बात नहीं, लेकिन बेटा अयोग्य था, तो बाद में बेटी बन गई। गुलाम वंश की बात करें तो टोटल 11 इसमें शासक पढ़ने हैं हम लोगों को। टोटल कितना शासक पढ़ना है? 11 शासक पढ़ना है, जिसमें पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके बाद इसका बेटा आएगा आराम शाह। आराम शाह के बाद कौन आएगा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद कौन आएगा? उसका ही बेटा आएगा, ठीक है, रुकनुद्दीन। उसके बाद कौन आएगा? रजिया सुल्तान। ये उतना बढ़िया नहीं, तो रजिया सुल्तान आ जाती है। इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, क्योंकि गुलाम वंश एक अलग तरीके का कंसेप्ट है, उसको हम लोग अलग तरीका से पढ़ेंगे। अभी हमारा क्या है पॉइंट कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश का। एक्स्ट्रा जानकारी क्या? ये गुलाम वंश के हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए इतना इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक, इल्तुतमिश ने उसे उत्तराधिकारी घोषित किया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आप बोलेंगे इल्तुतमिश की बेटी थी गुलाम वंश में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? कुषाणों ने जारी किया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शुद्ध सोना, प्योर जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड का सिक्का कौन जारी किया? कुषाणों ने। आपको पता है कि सोने का सिक्का जो गोल्ड वाला है, गोल्ड कॉइन के तौर पे तीन बात याद रखिएगा। फर्स्ट टाइम पूरा इंडिया में कौन लेकर आया? यूनानी ने। फर्स्ट टाइम कौन लेकर आया? यूनानी। प्योर कौन लेकर आया? शुद्ध रूप से प्योर कुषाण। सर्वाधिक, सबसे अधिक कौन लेके आया? गुप्त। अगर पूछे अशुद्ध, तो जब कोई मात्रा सबसे ज्यादा होता है तो अशुद्ध हो जाता है, तो अशुद्ध भी गुप्त। तीन बातें, सबसे पहले कौन? यूनानी। प्योर कौन? कुषाण। शुद्ध रूप से। सर्वाधिक कौन? गुप्त। अशुद्ध कौन? तो सवाल क्या बनेगा कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो आप कहेंगे कुषाण। नेक्स्ट, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन जो होता है चेंज होता है हीलियम में। सूर्य हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा निकलती है। सवाल बनेगा सूर्य की ऊर्जा किससे मिलती है? तो संलयन से। किससे मिलता है? संलयन से। नेक्स्ट, कि गुरु अंगद सिख से है संबंधित। आपको पता है सिखों में टोटल गुरु कितने? 10। पहला कौन? नानक। दूसरा कौन? अंगद। तीसरा अमरदास। चौथा रामदास। पांचवा अर्जुन। ये भी नहीं करेंगे, लास्ट वाला सीधे करते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे पढ़ाना है, आपको पूरा सिख पढ़ाना है, पूरा सिख धर्म पढ़ाना है। तो 10th वाले कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु
गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ बताइए? गुरु गोविंद सिंह का पटना में। तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे। उन्होंने गुरु नानक की शिक्षाओं का संकलन किया। सवाल बनेगा, गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी? गुरु अंगद ने लिखी। रोम शहर किस नदी पर? टाइबर। रोम शहर टाइबर। ये जियोग्राफी से सवाल है। रोम यूरोप का ऐतिहासिक शहर, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो आप बोलेंगे टाइबर। रोम किसकी नदी? तो टाइबर। नेक्स्ट, कहेगा राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक 14 दिनों में लौटाया जाना चाहिए। रोकने का अधिकार 14 दिन है। धन विधेयक पर अंतिम दिन निर्णय लोकसभा। राज्यसभा केवल सुझाव दे सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है? तब 12 नहीं, 14 दिनों तक। एक और एक्स्ट्रा जानकारी लेके जाइएगा, मनी बिल। आपसे पूछेगा मनी बिल जो है किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, मनी लिखते हैं ना, मनी, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या? इसको हटा दीजिए। 110 आर्टिकल कितना? 110 में। मनी बिल कितना? आर्टिकल 110 में है। नेक्स्ट है, चोल राजाओं की राजधानी कहां? तंजौर। साउथ का जो सागर है उसका सबसे पावरफुल अगर कोई आपके पास डायनेस्टी पढ़ने को मिलेगा, उस डायनेस्टी का नाम होगा चोल राज्य। चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर। बृहदेश्वर मंदिर चोलों की महान उपलब्धि रही है। चोलों की राजकीय राजधानी क्या थी? आप बोलेंगे तंजौर। इस तरीके से पहला पेज का हम लोगों ने समापन किया। अब इस क्लास में क्या क्या किया थोड़ा सा मैं आपको रिवाइंड करके समझाना चाहता हूं, ताकि आप चीजों को समझे। भागिए मत, बिल्कुल समझ कर रखिएगा मैं क्या आपके साथ इस क्लास में करने वाला हूं। इस क्लास में जो आपका होने वाला है कंप्लीट, हम लोग एसपीडी की एक एक लाइन को बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। और ये आप दिमाग से पहले निकाल दीजिए कि आज करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, देखते देखते समय बीत जाएगा। नया वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, अप्रैल में आएगा। इसके लिए हमने बैच लॉन्च किया, ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच 15 मार्च 2026 से लागू चलेगा। आप आकर के उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।